हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्यूरोक्रेट एकेडमी में। आज हम लोग घटना चक्र का इतिहास की घटना चक्र पढ़ेंगे। इसमें जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन है भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री, इसको हम लोग करेंगे। ये जो पूरा पहले एंशिएंट से हम स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट को अपना ये नोट्स वाला सेक्शन हम लोग बाद में करेंगे, पहले पीवाईक्यू पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावन पूरा वनस्पति शास्त्र या इतिहासकार। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। इसमें आंसर क्या कहता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगन का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? ये थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लामहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? इसका हो गया पुरातात्विक उत्खनन। अलेक्जेंडर रे, एच एच लामहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। चौथा प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो किसने किया था? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? मध्यपाषाण काल से। जैसे अपना पशुपालन वगैरह हो गया सेकंड मध्यपाषाण काल से, और फिर जो कृषि होती है वो आधुनिक काल से। मतलब जैसे पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया ना, पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल है उसमें कृषि होती है, ऐसे मध्यपाषाण काल से पशुपालन स्टार्ट हो गया था। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आदमगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के आदमगढ़ से मिले हैं और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान क्या है? अभी हमने पढ़ा ना कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से और राजस्थान में भीलवाड़ा राजस्थान से, बागोर में राजस्थान में बागोर से, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से। छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण किस जिले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये महदहा और सरायनाहर राय से। मध्यपाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा के तीनों क्षेत्रों को उल्लेख करते हैं। जी आर शर्मा ने महदहा के तीनों क्षेत्रों को उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से सम्मुखता है, साथ ही कब्रों एवं झील निक्षेप से भी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, सराय नाहर राय से और महदहा से। तो ए और वो बी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। आठवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित मध्यपाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले इसमें हो जाएगा सी, यानी कि पहले हो गया 4 नंबर महदहा, उसके बाद 2 नंबर यानी कि लेखैया, उसके बाद 1 नंबर यानी कि पैसरा, उसके पास वीर भानपुर। पहले हो गया मादहा, उसके बाद हो गया पैसरा, ले, लेखहिया लेखहिया, फिर तीसरे नंबर पे हो गया पैसरा, फिर चौथे नंबर पे हो गया वीरभानपुर। इसको याद रखना भाई। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणकालीन स्थल माहदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदहा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल तक। देखो, युग्म समाधान का मतलब उनके पति पत्नी के, और 3 मानव कंकाल एक साथ 3 लोगों के, और ये बाकी सब में एक एक करके मिले हैं।
खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? तो बताया ना, खाद्यान्न मतलब कि कृषि कृषि हुई थी नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कार्य करने से परिचित हुआ। बताया था जो पशुपालन हुआ था वो मध्यपाषाण काल से हुआ था, जबकि कृषि हुई थी वो नवपाषाण काल से शुरू हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्वविद अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। ठीक है। अरुण अरुण सोनकिया ने वर्ष 1982 में इसकी खोज की थी हथनौरा में। वहां सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी में मिला है। 12वां प्रश्न अपना क्या है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा नर्मदा घाटी से। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसमें जौ था। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? देखो, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जौ बारले जिसको कहते हैं 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं वीट भी उगाया जाने लगा। सबसे पहले कौन सा उगाया गया? मानव इतिहास में सबसे पहले उगाया गया अनाज कौन सा था? जौ, उसके बाद गेहूं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, एक बोलेगा भारत में, एक भारतीय उपमहाद्वीप। जब बोलेगा भारत में तो ये कहाँ मिलेंगे? अपना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, कौन सा है? मतलब यूपी में कुछ है, वहां पे मिले। जब बोलेगा भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये हो जाता है लहुरा देव, ये राज्य वहां पड़ता है। मतलब हाँ, मतलब जो मेहरगढ़ है ये धान की खेती के लिए फेमस है, तो यहाँ में ये है पाकिस्तान में। जो लहुरा देव भारत उत्तर प्रदेश में है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था पहले। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्पों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। मतलब जैसे अभी तक क्या होता था कि अगर पूछता था कि सबसे पहले नवीनतम कहाँ मिला है तो वो मेहरगढ़ होता था, लेकिन अभी नई खोज मतलब हुई है तो उसके अनुसार अब लहुरा देव हो गया है कि लहुरा देव में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लहुरा देव नहीं है ना, यहाँ पे लहुरा देव नहीं है तो हम इसको किसको मांगे? मेहरगढ़ से। अगर मेहरगढ़ नहीं है तो लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वही मेहरगढ़। अगर लहुरा देव ऑप्शन रहेगा तो लहुरा देव, नहीं तो मेहरगढ़। प्रश्न 17, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वही मेहरगढ़। ठीक है। फिर अपना 18 क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो वही मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि के प्रशिक्षण भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कहाँ से? मेहरगढ़ से, है ना। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? तो पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये कही कथन सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान के हैं। नहीं, प्राचीनतम जो प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान के, ये ऐसे है कि सबसे पहले जौ है, धान नहीं है। यहाँ पे गेहूं है, जौ और धान नहीं है, जौ और गेहूं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो ये पहला सही हो जाएगा। क्या है कि उत्तर प्रदेश की अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सही है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जौ नहीं। मतलब जौ पहला उगाया गया अनाज था, लेकिन जो भारत में मिला है वो उत्तर प्रदेश में धान मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये है मेहरगढ़। जहां कृषि होगी वहीं स्थायी जीवन मिलेगा। तो अब अगर लहुरा देव ऑप्शन रहेगा तो लहुरा देव करना है, पहले मेहरगढ़ था लेकिन अब लहुरा देव करना ऑप्शन रहेगा। तो दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी मतलब 7000 ईसा पूर्व के हैं। जबकि किले गुल मोहम्मद मोहम्मद एवं काली बंगा की प्राचीनतम तिथि क्रम से 4000 और
3500 ईसा पूर्व है। 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण थे बागौर से, है ना। फिर आता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट अमर आदमगढ़ पुरा स्थल, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर। अगर अपना ये आदमगढ़ होता तो आदमगढ़ आंसर होता, लेकिन आदमगढ़ नहीं था तो बागौर था, तो बागौर आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? चालकोलिथिक, चालको मतलब होता है तांबा, यानी कि ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक यानी कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आहार सभ्यता, ध्यान रखना, ये आहार सभ्यता। आहारवासी तांबा गलान जानते थे, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि चावल के साथ 8000 ईसा पूर्व पहले से ही है, ये लोग गलत है ना। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई हैं, ये सही है। 1, 3 और 4, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ये सही है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदुभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, चावल लोग जानते थे। फिर आता है देखो, आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहार या बनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। आहार संस्कृति की बनास संस्कृति कहते हैं। आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहते हैं कि लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत से उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदुभान की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, इसलिए विकल्प एक सही है। फिर ये आता है क्वेश्चन 24 है कि आहार अथवा बनास संस्कृति, अभी हम लोग जस्ट पढ़े ना, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, मतलब इधर अपना मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो स्थान है, किस संस्कृति के समकालीन थे? कि उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति से संबंधित थे। तो गुप्तकालीन से नहीं, मुगल कालीन से नहीं, मौर्य कालीन से नहीं, हड़प्पा संस्कृति से। निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सा स्थान है? तो इसमें बी नंबर, यानी कि ये कहता है कि मेहरगढ़ से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 26 है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? यह है एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन 1957 से 1959 में डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया तथा एस.बी. देव और जे.डी. अंसारी द्वारा कराया गया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व है, मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों स्मारकों की पहचान की गई है, तो ये हो गया बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में सबों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण मेगालिथ के नाम से जाने जाते हैं। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहिर। प्रश्न नंबर 29, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? राख का टीला, ये है संगन कल्लू। राख का टीला संगन कल्लू कर्नाटक के मैसूर में के पास बेल्लारी जनपद में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए, सही है, 1 नंबर है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 750 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
प्रागैतिहासिक चित्रकला। एक होता है जैसे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आद्य नहीं, एक होता है प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास। मतलब इसमें जिसमें कि इसकी उसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता ऐसे। तो ये भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं अपना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल, भोपाल तो नहीं है। अब्दुल्लागंज, हाँ रायसेन में है, रायसेन में। ठीक है, अब्दुल्लागंज अपना वो है, ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हो गया भीमबेटका से। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? सबसे पहले किसने देखा था? तो ये बी.एस. बांकड़कर ने, बी.एस. बांकड़कर ने देखा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में बी.एस. बांकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। आप लोग कमेंट में बताना कि भीमबेटका शैल चित्रों को जो यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल की सूची में घोषित किया है, ये आप लोग को बताना है। 35 नंबर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर बांकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? अभी हमने जस्ट लोगों ने पढ़ा 1957 में। भीमबेटका को किसने खोजा? बी.एस. बांकड़कर यानी कि डॉक्टर विष्णुधर बांकड़कर ने खोजा। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के नाम पर विष्णुधर दिया। ठीक है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प से। देखो 37, गैरिक मितभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में। गैरिक मितभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर अब दिल्ली जो है, इंद्रप्रस्थ वाला। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदुभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदुभांड कहा गया। इस मृदुभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्राप्त प्रकाश में आए थे। 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामापुरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। प्रश्न नंबर 38, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति। हम लोगों ने अभी एक राजस्थान की संस्कृति पढ़ी है, राजस्थान में संस्कृति अभी जस्ट पढ़ी है, उसका आप लोग को कमेंट में नाम बताना है उस संस्कृति का नाम क्या है। जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसका नाम है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। जो भी उधर है ना बनास संस्कृति पढ़े, उसका एक और नाम था, आप उसको बताना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं, वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर में क्या होता था? बुर्ज होम में धरती के नीचे जमीन खोद के वहां रहते थे लोग गुफाओं के अंदर। देखो, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावस्था, गड्ढे वाले घर होता है ना, यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। प्रश्न नंबर 40 की निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्ज होम है। फिर 41 नंबर प्रश्न है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्ज होम से। प्रश्न नंबर 1, निम्न कथन का सही मिलान करना है कि नवपाषाण, देखो अभी हम लोग बुर्ज होम कहाँ का? नवपाषाण काल की स्थल है। तो आप अगर सी का 2 मिला दो तो सी का 2 केवल इसी बस में, मतलब आंसर अपना बी होना चाहिए। हाँ, यही बी है। ठीक है। पूरा पाषाण काल स्थल सोहन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल स्थल जो भीमबेटका गुफा है मध्य पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम, और ताम्र पाषाण कालीन बनास घाटी। ये बनास घाटी राजस्थान में है ना। और अब जस्ट बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने एक महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता को पढ़ा, कौन सी है? चलो बताओ, जिसमें उत्तर से दक्षिण शब्द समाधानों को रखते थे, उसके बारे में आप लोग बताओ। ठीक है। ऐसे एक्टिव रिकॉल करो तो मतलब काफी चीजें याद हो जाएंगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। तो जैसे क्या कहता है कि निवासा इस ईसमपुर डीडवाना एक झील है जो कि कहाँ है? राजस्थान में। इसको आप बस मिलान कर दो। सी का 1 किसमें है? इसमें है एंड इसमें है, मतलब ये तो नहीं होगा अपना आंसर, है ना। फिर आता है गुड़ियाम गुफा, ईसमपुर, निवासा। तो निवासा भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कहाँ? निवासा को महाराष्ट्र में भी संस्कृति पढ़ी ना, वहां पे था। तो ये हो गया सी का ए का 4 नंबर, है कि ये 3 नंबर महाराष्ट्र, हाँ 3 नंबर ना, ये हो गया सी नंबर। हाँ, ये हो गया। निवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। डीडवाना कहाँ है? राजस्थान में। डीडवाना झील भी है, यूपीएससी में पूछ चुका है। गुड़ियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में, डीडवाना राजस्थान में, ईसमपुर कर्नाटक में और नवासा महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक संस्थान और ख्याति का कारण। बुर्ज होम किस लिए फेमस है? वो एक तो वो नवपाषाण स्थल है, वहाँ एक तो गर्त में घर बने हुए थे, दूसरा वहाँ मतलब कुत्तों के भी समाधान मिले।
तो बुर्ज होम इसमें क्या कहता है, ताम्र कलाकृतियां, टेराकोटा कला, शैलकृत देव मंदिर, किस लिए हो जाएगा, तो इसमें कहता है डी का 2 नंबर, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। बुर्ज होम पता था ना, ये शैलकृत के लिए नहीं फेमस है ना, बताया ना बुर्ज होम किस लिए फेमस है, एक तो वहाँ गर्त के अंदर घर बने हुए थे, दूसरा मानव के साथ कुत्तों के भी 100 मिले हैं, तो इसलिए फेमस है बुर्ज होम, नवपाषाणकालीन स्थल है, तो ये गलत है, तो पहला गलत है, तो ये गलत है, ये गलत है, इसमें डी आंसर भी दूसरा और तीसरा सही है। गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है, चाहे चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है, ये टेराकोटा कला के लिए फेमस है। देखो, बुर्ज होम नामक नवपाषाणकालीन इस पुरा स्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पैटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास है ना, गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, देखो चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातत्व पुरा स्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पुरा स्थल है ना। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातन विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वनाग्र, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाओ प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। जैसे चंद्रकेतुगढ़, इनाम गांव, डुमंगडू साइल, जैसे इनाम गांव में पड़े थे महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो ये सही है, बी का 2 और 3 है ना, बी नंबर, नहीं कि 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। मतलब इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन स्थल के लिए फेमस है। मंगडू जो है केरल में है, ये महापाषाण स्थल के लिए फेमस है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में, ये उड़ीसा में नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल में है शायद। देखो पहला है चंद्रकेतुगढ़, ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह उड़ीसा में नहीं है ना चंद्रकेतुगढ़। पुरातात्विक अध्ययनों से यहाँ बेहद दीवारों वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर होने का पता चलता है, अतः पंक्ति 1 में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से ताम्र पाषाणिक चालकोलिथिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तीसरा है मंगडू केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्खनित महापाषाण मेगालिथिक स्थल है। यहाँ से महापाषाणिक स्मारक समाधियां प्राप्त हुई हैं। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। फिर है सालीहुंडम, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित सालीहुंडम एक प्राचीन बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था, जिसका निर्माण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक फला फूला। पहाड़ी के शिखर पर एक गोलाकार स्तूप चैत्य है, जबकि ढलान पर विहार फैले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त बौद्ध अवशेषों से पता चलता है कि सालीहुंडम बौद्ध वास्तुकला की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिलन स्थल था। उत्खननों में यहाँ 4 स्तूप, एक चैत्यगृह, संरचनात्मक मंदिर और बौद्ध धर्म के 3 चरणों थेरवाद, महायान और वज्रयान को दर्शाने वाली कई मूर्तियां मिली हैं। हालांकि यहाँ कोई शैल के गुफा मंदिर नहीं मिले हैं। फिर आता है 46, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र अपना जो रीवा वाला एरिया है, इसमें लेखहिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 में मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश शत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की उपस्थित अस्थियां मिली हैं। फिर अपना 47 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 और दूसरे को कारणवत कहा गया, ठीक है। ये अभिकथन, एक कारण। अभिकथन में क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये कहता है कि ए नंबर, मतलब कारण, कथन और कारण दोनों सही है। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। यह है संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। प्रश्न नंबर 49, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। कि अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 50 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। 50 नंबर है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, ये भोपाल में है। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर।
अब हम लोग आज यहीं तो पढ़ेंगे, 51 क्वेश्चन भी हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का ये नोट्स आप लोग पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इसकी जो पीवाईक्यू है वो करेंगे, यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे ये प्रश्न कोश यहाँ से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए, जो है मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत, तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बताना ताकि देखें, सबको फायदा हो। जैसे मेरा भी यहाँ ऐसे कि रिवीजन ही चल रहा है, समझे। तो ऐसे आप लोग को इसे पढ़ पढ़ के रिवीजन, कई 4-5 रिवीजन करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।